हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। सॉइल साइंस की ये आपकी दूसरी क्लास है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका मतलब पार्ट 2 है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर किए गए हैं इस क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल जो होती है उसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। तो मृदा का वह ऊर्ध्वाधर भाग जो सतह से लेकर अप्रभावित मूल पदार्थ तक विभिन्न परतों को दर्शाता है, मृदा प्रोफाइल कहलाता है। कहने का मतलब है ये आपका मृदा का जो वर्टिकल भाग होता है, ठीक है। वर्टिकल जो विभिन्न सतहों को, विभिन्न मतलब संस्तर जो होते हैं उनको दर्शाता है। मृदा संस्तर हॉर्जेंस मृदा प्रोफाइल में पाई जाने वाली विभिन्न परतों को क्षितिज कहते हैं, मतलब मृदा संस्तर कहते हैं। मृदा में जो भी परतें पाई जाती हैं कि ठीक है आपकी, वो क्या कहलाती हैं? सॉइल हॉरिजन्स कहलाती हैं। प्रमुख संस्तर इसमें ओ, ए, बी, सी और आर क्षितिज तथा सभी संभावित संस्तर शामिल होते हैं। इसमें जो मृदा संस्तर होते हैं उसमें ओ संस्तर होता है, ए होता है, बी संस्तर होता है, सी संस्तर होता है, आर संस्तर होता है। मुख्य रूप से इतने पाए जाते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं सॉइल प्रोफाइल कैसी होती है। तो आप इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये अब जो आपका है ये सॉइल प्रोफाइल का चित्र है। इसमें अलग अलग हॉर्जिन्स देखिए ये बटे हुए हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओ हॉर्जिन्स की। तो ये जो हमारा ये है पार्ट, ये सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो ओ हॉर्जिन्स होता है, जो ऑर्गेनिक रूप से होता है, ठीक है। ह्यूमस और ऑर्गेनिक जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। दूसरा संस्तर होता है ए संस्तर। ये आप देख रहे हैं, ये चीज जो है ये आपका हो गया ए संस्तर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका बी हॉर्जेंस हो गया, और उसके बाद ये आपका सी हॉर्जेंस, और ये आपका आर हॉर्जेंस जो कि बेड रॉक्स होते हैं नीचे। और ये जो आपका सी हॉर्जेंस होता है यहीं आपका पेरेंट मटेरियल होता है। और जो बी संस्तर होता है या बी हॉर्जेंस होता है वो सब सॉइल का होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये आपकी सॉइल होती है, जो टॉप सॉइल होती है वो एस हॉर्जेंस होता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं ये पूरा जो है चित्र आपका सॉइल प्रोफाइल का है। अब हम एक एक संस्तर या एक एक हॉर्जेंस की बात करेंगे अलग अलग। तो सबसे पहला हमारा आता है ओ हॉर्जेंस, ठीक है। इसे जैविक संस्तर कहा जाता है। ये जो आपका ओ हॉर्जेंस होता है इसे ऑर्गेनिक हॉर्जेंस कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर निर्माण इसका जो है यह खनिज मिट्टी के सबसे ऊपरी भाग में बनता है। यह जो होता है ये सबसे ऊपरी भाग होता है मिट्टी का। इस इसकी संरचना की बात करेंगे तो इसमें ताजे या आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें जो होता है कि बहुत ही ताजे जैसे पत्तियां वगैरह गिरती हैं उन्हीं से बनते हैं ये कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो ये आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। इसकी उपस्थिति की बात की जाए तो यह सामान्यतः वनों में दिखाई देती है। ये जो संस्तर है ये ओ हॉर्जिन्स जो है ये सभी जगहों की मृदा में नहीं दिखाई देती है। ये मुख्य रूप से जो वनों वाली जो भी आपकी फॉरेस्ट लैंड होती है उसमें ये हॉर्जिन्स पाया जाता है। अनुपस्थिति की बात की जाए तो यह घास भूमि, ग्रास लैंड तथा खेती योग्य भूमियों में अनुपस्थित होते हैं। जिन भूमियों पे हम खेती वगैरह करते हैं या ग्रास लैंड जो होते हैं जहाँ पर जानवरों को चराने के लिए घास उगाई जाती है तो उनमें यह अनुपस्थित होती है। इसे कुंवारी मिट्टी या वर्जिन सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। वर्जिन सॉइल इसे कहते हैं, ये कुंवारी होती है इसमें, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया। आगे बात करेंगे एल्यूवियल
एल्यूएशन या फिर ए हॉरिजेंस के। अगला जो हॉरिजेंस है वो ए हॉरिजेंस होता है। तो इसमें एलुवियल या ए संस्तर यह मृदा का सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है जो सतही मृदा कहलाता है। जो ए हॉरिजेंस होता है ये आपका ओ के नीचे पाया जाता है, ठीक है। तो और ये जो है इसी को ही हम सॉइल कहते हैं, इसी में हम जो है अपनी फसलों को ग्रो करते हैं, तो इसी में उगती हैं, ठीक है। इस संस्तर को वॉशिंग आउट या अधिकतम निच्छालन जोन कहते हैं, क्योंकि इस संस्तर में पोषक तत्व गतिशील होकर निच्छालित हो जाते हैं। सभी कृषि क्रियाएं इसी स्तर में संस्तर में की जाती हैं। इसमें क्या होता है, इसे हम वॉशिंग आउट भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो लीचिंग होती है वो इसी जोन में होती हैं, और इस सभी कृषि क्रियाएं, जितनी भी कृषि क्रियाएं होंगी इसी जोन में की जाती हैं। ये आपका हो गया ए हॉरिजेंस। और अगला हम बात करेंगे बी हॉरिजेंस की, जिसे हम इलुवियल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है ये आपका इलुवियल या बी संस्तर। सभी प्रकार के लवण इस संस्तर में जमा होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को वॉशिंग इन या पोषक तत्वों का गतिहीन जोन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार के जो लवण होते हैं ऊपर से जा कर के इसी संस्तर में या इसी हॉरिजेंस में इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के जो लवण होते हैं उनका एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। इसीलिए इसे वॉशिंग इन के नाम से जाना जाता है। इस संस्तर को अधोमृदा संस्तर भी कहते हैं। आपकी सॉइल जो ए संस्तर होता है उसी के नीचे ये पाया जाता है। ए संस्तर वाले को हम सॉइल कहते हैं, और तो बी संस्तर वाली जो होती है वो हमारी टॉप सॉइल हो गई, और ये जो बी होती है ये सब सॉइल होती है हमारी, ठीक है। सब सॉइल हॉरिजेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस तरह की मृदा में कृषक क्रियाएं संभव नहीं होती हैं। इस प्रकार का जो संस्तर होता है इसमें कृषक क्रियाएं संभव नहीं होती हैं। ये आपका ए संस्तर भी हो गया और बी संस्तर हो गया। अगला हम बात करेंगे सी हॉरिजेंस की। तो अल्प विकसित मृदा का संस्तर है जिसे पैतृक संस्तर भी कहते हैं। ये जो है आपका ये इसे पेरेंट मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पेरेंट मटेरियल पाया जाता है। इस तरह की मृदा में कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट जमा होते हैं। इन मृदाओं में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स आकर के जमा हो जाते हैं। यह संस्तर सोलम परत ए प्लस बी हॉरिजेंस के नीचे पाया जाता है। ये जो है आपका ये इसे सोलम परत भी कहते हैं, क्योंकि ये ए प्लस बी हॉरिजेंस के नीचे पाया जाता है। अगला हम बात करेंगे रिगोलित की। रिगोलित किसे कहते हैं, ये बहुत ही लिखने को आता है, कभी कभी एक एक नंबर या शॉर्ट वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि रिगोलित किसे कहते हैं। तो मृदा के ए बी तथा सी संस्तरों को संयुक्त रूप से रिगोलित कहा जाता है। कहने का मतलब है ए संस्तर प्लस बी संस्तर जो होता है प्लस सी, इन तीनों का जो योग होता है उसे ही हम रिगोलित के नाम से जानते हैं। और सोलम की बात की जाए तो सोलम जो है आपका उसमें ए और प्लस बी होता है। अगला हम बात करेंगे आर संस्तर, जिसे रॉक हॉरिजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रॉक्स की है वो मतलब जो चट्टानों की सतह पाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे रॉक हॉरिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा प्रोफाइल की सबसे निचली परत है जो ठोस चट्टान से बनी है। यह वह आधार है जिस पर रिगोलित स्थित है। ये सबसे निचली जो है संस्तर होती है। यह सघन चट्टान होती है जो सोलम के नीचे स्थित होती है। यह चट्टान सोलम को बनाने वाली अभिभावक चट्टान जैसी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये आपके हो गए हॉरिजेंस, मतलब सॉइल प्रोफाइल आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। अब अगला टॉपिक आपका है ह्यूमस की। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस के बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत ही जगहों पे बहुत पूछा जाता है कि ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस मिट्टी का एक महत्वपूर्ण घटक है जो जैविक पदार्थों के अपघटन से बना अंतिम उत्पाद है। यह
मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता को बढ़ाता है। ह्यूमस होता क्या है कि आपकी जो भी, मान लीजिए आपका जो भी कुछ सड़ता है, उसके बाद जो भी काला पदार्थ जो भी बनता है वो आपका ह्यूमस ही होता है। यहाँ पे लिखा है ना कि अजैविक पदार्थों के अपघटन से बना अंतिम उत्पाद होता है। यह जो है मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करता है। कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक कार्बन में परिवर्तित करने का सूत्र, मतलब कि यहाँ पे होता है कि अगर कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक कार्बन में बदलने के लिए आपसे पूछा जाए तो आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन इक्वल टू ऑर्गेनिक मैटर इंटू 0.58। इस फार्मूले से हम ऑर्गेनिक कार्बन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं पर ऑर्गेनिक कार्बन को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने के बारे में पूछा जाए तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इक्वल टू ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.72। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कार्बन आपको निकालना है और ऑर्गेनिक मैटर दिया हुआ है तो आप और इस फार्मूले से ऑर्गेनिक कार्बन को निकाल सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर ऑर्गेनिक मैटर पूछ रहा है आपसे और ऑर्गेनिक कार्बन दिया हुआ है तो आप इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। ह्यूमस जो होता है उसमें आपके 3 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है गुण और उसके बाद जो इसमें अम्ल पाए जाते हैं, पहला है फुल्विक एसिड और दूसरा है ह्यूमिक एसिड और तीसरा ह्यूमिन एसिड। तो अगर हम गुणों की बात करें तो सबसे पहला हमारा आणविक भार से अगर बात करें तो फुल्विक एसिड जो होता है उसका सबसे कम आणविक भार होता है और ह्यूमिक एसिड का मध्यम होता है। सबसे अधिक ह्यूमिन एसिड का आणविक भार होता है। रंग की अगर बात वहीं पर की जाए तो रंग जो है फुल्विक एसिड का रंग हल्का होता है और ह्यूमिक एसिड का थोड़ा मध्यम होता है और ह्यूमिन एसिड जो होता है उसका बहुत ही गहरा कलर होता है। और घुलनशीलता की बात की जाए कि ये किसमें घुल सकते हैं, तो जो फुल्विक एसिड होता है वो अम्लीय व क्षारीय विलयन में घुलनशील होता है। ये अम्लीय और क्षारीय विलयन जो होते हैं उन दोनों में घुलनशील होता है। और ह्यूमिक एसिड जो होता है अम्लीय में अघुलनशील और क्षारीय में घुलनशील होता है। वहीं पे ह्यूमिन एसिड जो होता है ये दोनों में ही अघुलनशील होता है, ये दोनों में बहुत ही कम घुलता है। विघटन की बात करें तो सबसे अधिक विघटित होने वाला फुल्विक एसिड होता है और मध्यम जो है कि कुछ तो हो जाता है और ज़्यादा नहीं होता है तो वो आपका ह्यूमिक एसिड होता है। और ह्यूमिन एसिड जो होता है वो सबसे कम विघटित होता है। ये इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सा मतलब जो 3 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं उनके गुण के आधार पर क्या किसमें क्या होता है। अगली बात करेंगे कि ह्यूमस के लाभ क्या है, एडवांटेज ऑफ ह्यूमस। सबसे पहली बात करेंगे तो मिट्टी की संरचना में यह सुधार करता है। ह्यूमस मिट्टी की संरचना को सुधारता है जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता और वायु संचार क्षमता बढ़ती है। ठीक है, यह क्या करता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता और वायु जो भी एरेशन होता है उसको बढ़ाता है। अगला है पोषक तत्वों का स्रोत। यह जो होता है पोषक तत्वों का बहुत ही उचित सोर्स माना जाता है। ह्यूमस पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का स्रोत होता है। इसमें क्योंकि पोषक तत्व बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे इसकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। अगला है मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। ह्यूमस मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाता है जिससे पौधों को अधिक जल मिलता है। अगला पॉइंट है मिट्टी के पीएच को संतुलित करता है। ह्यूमस मिट्टी के पीएच को संतुलित करने में मदद करता है जिससे कि पौधों की वृद्धि में सुधार होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बफरिंग कैपेसिटी। यह आपका अगला टॉपिक है जिसे हिंदी में उभय प्रतिरोधन के नाम से जाना जाता है। यह आपका बफरिंग कैपेसिटी होती है। मृदा की वह क्षमता जो उसे अपने पीएच को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है उभय प्रतिरोधन कहलाती है। बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि मिट्टी की वह क्षमता होती है जो पीएच को स्थिर रखती है, बार बार बदलने नहीं देती है। तो बफरिंग क्षमता के प्रकार की अगर बात की जाए कि कौन कौन से प्रकार हैं इसके, तो पहला है आपका अम्लीय बफरिंग क्षमता, दूसरा है क्षारीय बफरिंग क्षमता। तो अम्लीय बफरिंग क्षमता मिट्टी की वह विशेषता जो
उसे अम्लीय परिस्थितियों में अपने को स्थिर रखने में मदद करती है। और दूसरा है क्षारीय बफरिंग क्षमता, मिट्टी की वह विशेषता जो उसे क्षारीय परिस्थितियों में अपने को स्थिर रखने में मदद करती है। ठीक है, ये दो आपके हो गए बफरिंग के प्रकार, कौन से बफरिंग कैपेसिटी के कौन कौन से प्रकार हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मतलब कि धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, ये आपका अगला टॉपिक है। तो धनायन विनिमय क्षमता मिट्टी की वह विशेषता है जो उसे सकारात्मक रूप से आवेशित आयनों जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम को धारण और विनिमय करने में मदद करती है। यह मिट्टी की उर्वरता, संरचना और पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती है। ये जो होती है अपनी, ये एक विशेषता होती है मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता, जो कि सकारात्मक रूप से जो आवेशित आयन होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम हैं, तो इनको धारण करने और विनिमय करने में बहुत ही मदद करती है। अगला हम बात करेंगे CEC को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है उसको कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला है मिट्टी की बनावट। क्ले मिट्टी में रेत की तुलना में अधिक CEC होती है। क्ले मिट्टी जो होती है उसमें जो है कि CEC बहुत ही अधिक होती है अपेक्षाकृत रेत की। ठीक है, जो हमारी रेत वाली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उससे ज़्यादा CEC क्ले मिट्टी की होती है। अगला है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ CEC में योगदान करता है। नेक्स्ट है मिट्टी का pH। CEC मिट्टी के pH के साथ बदलता रहता है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम CEC का महत्व, कि इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला है पोषक तत्वों की उपलब्धता। CEC जो है कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो पौधे के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। अगला है मिट्टी की संरचना। CEC मिट्टी की संरचना को प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट है उर्वरक प्रबंधन। CEC जो है वो को समझने से उर्वरकों के उपयोग को अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है सॉइल pH का, मिट्टी का pH। तो क्या होता है पहले सॉइल pH, ये देखें, हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लॉगरिथम सक्रियता को pH कहते हैं। और pH का जो फार्मूला होता है वो होता है pH बराबर log 1/H। ठीक है, ये फार्मूला है इसका। तो मिट्टी का pH उसकी अम्लीयता या क्षारीयता का माप है। यह पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों की उपलब्धता और मिट्टी के जीवाणुओं की गतिविधि को प्रभावित करता है। जो pH होता है ये हमारा मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता की माप करता है। ठीक है, बताता है कि मिट्टी क्षारीय है या फिर अम्लीय है। सॉइल pH के प्रकार की बात करें तो अम्लीय मिट्टी, तटस्थ मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। मतलब कहने का मतलब है अम्लीय, अगर हमारा जो है वो सॉइल pH का मान 6.5 से कम है तो हमारी जो है मिट्टी वो अम्लीय मिट्टी होगी। अम्लीय मिट्टी में पोषक तत्वों की जो है कमी रहती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे तटस्थ, मतलब कि ये आपका जो होता है तटस्थ वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तटस्थ मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। जो 6.5 से 7.5 तक pH होता है तो उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, उदासीन जिसे बोलते हैं। और तीसरा है क्षारीय मिट्टी। अगर pH मान जो है 7.5 से एबव है, अधिक है, तो वह मिट्टी जो है वो क्षारीय मिट्टी होती है। इन मिट्टियों में पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती है। अगला है सॉइल pH को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो सॉइल pH को प्रभावित करते हैं। पहला है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ मिट्टी के pH को प्रभावित करते हैं। जैविक पदार्थों से भी मिट्टी का pH जो है वो अम्लीय क्षारीय होता रहता है। मिट्टी की बनावट की बात की जाए तो मिट्टी की बनावट भी pH को प्रभावित करती है। और वर्षा जो है, वर्षा मिट्टी के pH को ये भी प्रभावित करती है। ठीक है, ये जो हैं प्रभावित करने वाले कारक होते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे सॉइल पीएच का महत्व। तो पौधों की वृद्धि और पोषक तत्वों की उपलब्धता, मिट्टी के जीवाणुओं की गतिविधि, ये सभी जो हैं ये बहुत मतलब सॉइल पीएच के इम्पोर्टेंस हो गए। ठीक है, मिट्टी का पीएच जो है पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। ये जो है पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी कम या अधिक करता है। ठीक है, और मिट्टी के इसमें जीवाणुओं को भी उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं उनको भी घटाता और बढ़ाता है। अगर यहीं पर पोषक तत्वों की उपलब्धता की बात की जाए तो अगर हमारा जो पीएच मान है 0 मतलब कि वो पीएच मान जो है वो हमारा 6 से कम है। ठीक है, 6 से अगर कम है तो उनमें क्या होता है, कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया आपका, तो फेरस हो गया, Fe, Mn और Zn, ये आपके जो हैं ये उपलब्ध होते हैं। और वहीं पर अगर आपका जो पीएच मान है वो 6 से 6.5 तक होता है तो वहाँ पर हमारा ये फास्फोरस और बोरान जो है वो उपलब्ध होते हैं। और वहीं पर अगर पीएच मान जो है हमारा 7 से अधिक है तो वहाँ पर कैल्शियम और मोलिब्डेनम की उपलब्धता होती है। ठीक है, और जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन और पोटास जो है इनकी उपलब्धता जो होती है वो उदासीन होने पर सर्वाधिक होती है। ये आप पीएच स्केल, ये जो है आपकी ये नीचे दी हुई है पीएच, ये पीएच स्केल है। आप इससे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से लेकर 0 से लेकर आपका ये 6 तक है पीएच तो आपका एसिडिक सॉइल होगी, और वहीं 7 पे है अगर तो आपका न्यूट्रल होगा, और 7 के बाद आपका 7.5 से एबव है अगर तो यहाँ पर एल्कलाइन सॉइल आपकी होगी। ये आपका पीएच स्केल है, इसको देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम और आगे वीडियो बना सकें आपके लिए। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के आपको कोई भी क्वेरी है कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, उस टॉपिक को कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो बना के ला सकें। ठीक है, धन्यवाद।